आप सभी का पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स में स्वागत है। और आज हम लोग बीए में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लगभग कम से कम आपको 10 से 15 क्लासेस चलेगा। तो एकदम कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए। और इसका जो पीडीएफ है लगभग 150 पेज का पीडीएफ है, पीपीटी है। और इसमें एकदम पॉइंट वाइज करके बताया गया कि 91 में जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुआ, बेसिकली जो हम लोग कहते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हम एकदम शुरू से डिस्कस करेंगे और आप लोग को समझाने के प्रयास करेंगे कि आखिर 1991 में ऐसा क्या था जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना पड़ा था। हम लोग एक एक करके बहुत सारी बातें को डिस्कशन करेंगे। बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। नई इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको हिंदी में कहते हैं नई आर्थिक नीति, या हम इसे कहें न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, या इसे हम लोग कहें इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991, या इसे हम लोग कहते हैं एलपीजी पॉलिसी 1991। अलग अलग नामों से जानते हैं। ये जो बेसिकली पूरा टॉपिक्स है, इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हम कहाँ थे और कहाँ गए। इसको हम बताने से पहले कुछ बेसिक डिस्कशन करा देना चाहते हैं ताकि आप लोग को पूरा पता चले। बेसिकली 1991 से पहले 1991 तक हमारा जो इकोनॉमी था एक क्लोज्ड इकोनॉमी था और सोशलिस्ट इकोनॉमी पैटर्न पर हमारे देश को आगे बढ़ाई जा रही थी। जब 1947 में देश को आज़ादी मिला, 1950 में अपना संविधान बना, 1950 में ही प्लानिंग कमीशन गठन हुआ, तब हमारे के यहाँ जो उस समय की नेहरू जी की सरकार थी, उनका मानना था कि हम अपने देश को सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर मॉडल पर आगे बढ़ाएंगे, जो कि सोशलिस्ट पैटर्न पे था। मतलब यहाँ पर जो अधिकतम काम होते थे, फैक्ट्री होते थे, या फिर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता था, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, टीवी चैनल हो, सारा का सारा काम, होटल हो, सारा का सारा काम सरकार खुद किया करती थी और सभी को खूब सरकारी नौकरियां मिला करती थी। उस समय की जस्ट पॉपुलेशन था। लेकिन एक समय के बाद एक खोखली होती नजर आई, क्योंकि हमारे का जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स था वो सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी। 90 के दशक में देश के ऊपर कर्ज काफी बढ़ गए थे। हमारे पास सप्ताह भर का भी पैसा नहीं था, एक्सचेंज नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज जिसे फॉरेक्स कहते हैं, ताकि विदेश से लिए गए कर्ज को उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर पाते और फिर अपने के यहाँ लोग काम करने वाले लोग सैलरी पे कर पाते। बहुत कम समय बच गया था। ये बात है जब हमारे के यहाँ चंद्रशेखर की सरकार थी। हम तो 1991 में जो मनमोहन सिंह की यानी कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उस समय की बात थोड़ा बात करेंगे। लेकिन जो हमारे के यहाँ स्थिति था वो 1991 में बात की जा रही थी। हालांकि जो पॉलिसी लागू हुआ वो मनमोहन सिंह के द्वारा, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लागू किया गया था। लेकिन 1990 की स्थिति की जो हमारी स्थिति थी, बड़ा दयनीय स्थिति था। और एक ब्रीफ स्ट्रक्चर इसलिए हम चाहते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए हम लोग देखते हैं बाबू। ए है बिफोर 1991, ए है 1991। तो बेसिकली ए जो था ना, ए है एल और क्यू और पी, एक हो गया एल और पी और जी। एल का मतलब होता था लाइसेंसिंग,
पहले हर काम के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। क्यू का मतलब होता था कोटा, हर चीज में कोटा था। और पी का मतलब होता था परमिट, हर काम के लिए परमिट हमें चाहिए था। इकोनॉमी क्लोज था। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण। और पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण। और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि आपका वैश्वीकरण। ए 91 के पहले की बात है और ए 1991 की बात है। अब बेसिकली इसको कौन शुरू किए थे? इसको शुरू किए थे पीबी नरसिम्हा राव, देश के प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर जो मनमोहन सिंह हैं वो हमारे देश के वित्त मंत्री थे। इसकी भी हम कहानी बताएंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं बेसिकली 1990-91 तक, यानी कि जो 26 जून का जो पहले का पीरियड है, हमारे देश में एक ही चैनल हुआ करता था। देखिए जरा थोड़ा बता दें, इसको हम पहले बाद में बताएंगे। हमारे देश में 1991 तक सिर्फ DD1 DD नेशनल चैनल हुआ करता था, जिसमें न्यूज़ सुनते थे, जिसमें सीरियल वगैरह देखते थे। सोचिए जब से टीवी चालू हुआ 1991 तक एक ही टीवी चैनल था, इसी पर हमारे के यहाँ रामायण महाभारत को देखी गई। क्लियर है? सोचिए कैसी स्थिति थी। लेकिन 91, हालांकि मैं कुछ चैनल को लिया हो, टाइम्स नाउ, आज तक, एबीपी न्यूज, डीडी न्यूज, CNN न्यूज है, NDTV है, इंडिया टीवी है, BBC वर्ल्ड वाइड है, इंडिया टुडे है, जी न्यूज है। हालांकि ऐसे लगभग 600 से ऊपर चैनल है ना, जिसको जो हमारे का ऑपरेट हो रही है। लेकिन पहले कितना था? एक था। एक किसका द्वारा ऑपरेट होता था? सरकार के द्वारा ऑपरेट होता था। ये सब किसके द्वारा होती है? तो हमारे के यहाँ कुछ तो PPP मॉडल है और कुछ जो है प्योर प्राइवेट चैनल है। क्लियर है? जिससे हमारे जानकारियां बढ़ी, क्योंकि पहले अगर कोई घटनाएं दिल्ली में घटती थी तो हमारे तक आते आते समय लग जाता था। कम से कम सुबह से शाम तो लगता था, सुबह शाम न्यूज आता था पहले। लेकिन अब जैसे ही कुछ घटना घटती है पूरी दुनिया में, हम उस वहां तक तुरंत पहुंच जाते हैं, हमारी कान नरम तुरंत पहुंच जाती है। तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो मैं बता रहा हूं क्यों आया वो भी बताऊंगा। लेकिन देखिए स्थिति क्या थी। इवन जो आप देखते हैं आज सरपट जो गाड़ियां, इस तरह के VIP गाड़ियां, बस चलते हैं, एयर कंडीशन बस में चलते हैं, इस तरह से लग्जरियस बस में चलते हैं, इस तरह लग्जरियस कार में चलते हैं, है ना। देखिए ये सब लग्जरियस कार है। ये सब 1991 के बाद आया। तो 1991 तक क्या था? ये बस था। इस बस में आप सफर करते होंगे, अभी भी कुछ बसेज वगैरह, सरकारी बस, इस तरह का बस आपको देखने को मिलता होगा। हालांकि इसका परमिशन नहीं, लेकिन देखते होंगे इस तरह का बस में आप लोग चलते होंगे। या जो पुराने लोग मेरे लेक्चर सुन रहे होंगे, इस तरह के बसेस पे चलते होंगे। ये आपके पास एम्बेसडर कार होता था, जिस पर एक प्यून से लेकर चपरासी तक इसी एम्बेसडर कार पर सफर किया करते थे, है ना। अब देखिए इस तरह के कुछ दिन बाद ये मारुति 800 कार आया, मारुति कंपनी की आई 98 के दशक में। इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा किया गया था भारत में। उसके बाद ये मारुति आया, भी लंबे समय तक चला। एक जिप्सी होता था, एक पुलिस गाड़ी होता था, भाड़ा गाड़ी होता था, सब एक ही होता था। उसके बाद देखिए कुछ समय बाद इस तरह के लग्जरियस कार आई, इस तरह से लग्जरियस कार आई। तो 1991 के बाद से बहुत सारा कुछ आया। और 90 के दशक में हमारी स्थिति यह थी कि जो हमारी सरकार है वो डेट ट्रैप के दौर से गुजर रही थी। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है? सरकार जो है कर्ज के जाल में फंसी हुई थी। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मैंने एक टर्म यूज किया, डेट ट्रैप, कर्ज का जाल। एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जो लोन लेते हैं। मान लिया कि 100 रुपया लोन लिए हैं, और अगर हर साल आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़े 120 रुपया, दैट मीन्स कि इंटरेस्ट पेमेंट ग्रेटर देन हो जाए किससे? प्रिंसिपल अमाउंट से। प्रिंसिपल अमाउंट से, तो इसे हम लोग कहते हैं डेट ट्रैप। और भारत को और लोन देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि 1990 में महंगाई चरम सीमा पर था, गैलोपिंग इन्फ्लेशन था, डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, 20% से ऊपर इन्फ्लेशन का रेट हमारे यहाँ भाग गई थी। और मध्यावधि चुनाव हुआ, दो बार किसी पार्टी की बहुमत भी नहीं थी, जिसके कारण सरकारी खजाना से
काफी पैसा खर्च हुआ, करप्शन चरम सीमा पर था, जो सरकारी सेक्टर्स है सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। और इसके अलावा जो है हम जो गल्फ वार हो रही थी 90 के दशक में, जो गल्फ वार छिड़ा अमेरिका और कुवैत में, उसके कारण हमारे का तेल काफी महंगा हो गया। तो बहुत सारी देखिए, कभी समस्याएं आती है तो अगर एक समस्या है तो आदमी निपट ले, लेकिन समस्या बहुत गंभीर थी। समस्या गंभीर यह था कि हमारे पास कोई स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं था। लेकिन 1991 के बाद से हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट मिला। हालांकि उसमें 22 मई 1991 को राजीव गांधी का कोयम्बटूर में मर्डर हो गया। चुनाव प्रचार चल रहा था, चंद्रशेखर जी की सरकार उसके पहले गिर चुकी थी। और बेसिकली चंद्रशेखर के समय ही हमारे के यहाँ जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जसवंत सिन्हा, है ना, जसवंत सिन्हा, कुछ नाम याद रखिए। चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे। और हमारे देश में वित्त मंत्री कौन थे? हमारे देश में जो वित्त मंत्री थे वो आपका यशवंत सिन्हा थे। और बाइक से सपोर्ट कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उसमें राजीव गांधी मुख्य थे। इसके पहले राजीव गांधी चुनाव हार गए थे, है ना, तो राजीव गांधी बैक से सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि सरकार गिर चुकी थी और देश की हालत काफी खस्ता था। लेकिन गिरी हुई सरकार की स्थिति में ही आरबीआई गवर्नर जो है एस वेंकट रमन है, उनके सिफारिश पर, सलाह पर आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह सलाहकार के रूप में काम भी कर रहे थे कि भाई अब हमारे पास पैसा नहीं है, तो भारत में आरबीआई के पास जो आपका कस्टम यानी कि जो सीमा पर पकड़े गए जो सोना था उसको गिरवी रखने की बात थी, जिसको गिरवी रखकर जो है सरकार $1 मिलियन में आपका पैसा आ जाता, जिससे हमारा तेल का आयात हो पाता और हमारा पेमेंट वगैरह, इंटरेस्ट पेमेंट और यहाँ काम कर लोगों का पेमेंट हो पाता। तो इससे हमारे 2 खेप में स्विट्जरलैंड के बैंक में और अलग अलग बैंकों में आपका सोना गिरवी रखा गया। लेकिन सोना गिरवी रखने के लिए एस वेंकटरमन जब आपका गए चंद्रशेखर जी के पास, तो चंद्रशेखर ने कहा ठीक है, लेकिन इसका परमिशन अब राजीव गांधी से ले लीजिए, सलाह ले लीजिए। राजीव गांधी जो है सलाह लिए, उन्होंने परमिशन दे दिया। और उसके बाद यशवंत सिन्हा उस समय पटना में थे और उनसे साइन कराया गया। फिर कंसेंट मिलने के बाद आपका ये सोना दूसरे देश में भेजा गया, जिससे हमारा लोन मिला, लेकिन कुछ राहत मिला, परमानेंट राहत नहीं मिला। हालांकि उस समय के जो पत्रकार थे उनको खबर मिला और पेपर में छाप दिया गया, बवाल भी हुआ। लेकिन अब करते तो क्या करते, समस्या गंभीर था। उसी कुछ दिन बाद के बाद चुनावी प्रचार के दौरान राजीव गांधी का जो चुनाव का दौरान मृत्यु हो गई। और बाद में जो है हमारे देश में एक संकट तक प्रधानमंत्री कौन बने, तो कांग्रेस पार्टी, चूंकि मैं थोड़ा बता दूं बैकग्राउंड, ने सोच रखी थी किसको बनाए। उन्होंने शंकर दयाल शर्मा से शायद पूछा कि भाई क्या आप, तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे स्वास्थ्य कारणों से अब हम लंबे समय तक नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगे इस पद को। तो फिर पीवी नरसिम्हा राव की मूलतः रिटायरमेंट ले चुके थे, वो रिटायरमेंट ले चुके थे कि मतलब कि अब हम यहाँ दिल्ली खाली कर दिए थे और सारा सामान मन लेके अपना बैक अपना साउथ इंडियन के थे वहाँ आप जा रहे थे। लेकिन इसी बीच उनको खबर मिला कि भाई जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, या जो वो चाहते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री का पद संभालें। आपको बता दें पीवी नरसिम्हा राव जो है एक मंझे हुए नेता थे। हेल्थ का सेक्टर हो, एक्सटर्नल अफेयर्स हो या आंतरिक मामला हो, लेकिन उनका इकोनॉमिक्स कमजोर था। तो इसलिए आपका जो है ये जो आपका नरसिम्हा राव को बुलाया गया और नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री का बोलने का न्योता दिया गया। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और सबसे बड़ा समस्या था देश की आर्थिक संकट से बाहर निकालना, जिसके लिए उनके एक बच्चा इकोनॉमिक्स चाहिए था। हालांकि उस समय एक से एक इकोनॉमिक्स थे, गोल्डन पीरियड हमारे यहाँ है। उस समय आईजी पटेल, मैं आगे बताऊंगा, आईजी पटेल जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर रहे और साथ ही साथ जो है भारत में भी बहुत सारे पदों पर रहे हैं, सलाहकार रहे हैं। तो आईजी पटेल को आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे 1982 के दशक में, एग्जैक्ट में बताऊंगा। लेकिन आईजी पटेल ने कहा भाई अब हमारी उम्र हो गई है और हम इस पॉलिटिकल पद को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, लेकिन मेरे नज़र में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको मदद कर सकता है। तो उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम सजेस्ट किया। हालांकि मनमोहन सिंह भी उस समय कम नहीं थे। मनमोहन सिंह भी इंदिरा गांधी के समय में देश के आर्थिक सलाहकार रह चुके थे, आईएमएफ में इकोनॉमिक्स के रूप में काम कर चुके थे, जेएनयू हो डीएसयू में प्रोफेसर रह चुके थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हार्वर्ड जैसे में व्याख्यान दे चुके थे और साथ ही साथ आरबीआई के गवर्नर वो भी रह चुके थे। और प्रेजेंटली में वो यूजीसी
इंडियन ग्रांट कमीशन के चेयरमैन पद पे भी काम कर रहे थे। तो बड़े इकोनॉमिस्ट का नाम सुझाया और जिसको उन्होंने मान भी ली, पीवी नरसिम्हा राव, बोले हाँ व्यक्ति अच्छे हैं। और इस तरह से उनका नाम आया। मनमोहन सिंह को फोन गया कि भाई आपको फाइनेंस मिनिस्टर के लिए आपको चुना गया है, तो आप आके पद ग्रहण करें, देश की सेवा करें। तो उनको रात में फोन गया, सुबह में उनको, जो यूजीसी के चेयरमैन थे, तो अपना ऑफिस में जाकर फिर बाद में सरकार के पास गए, उनको फाइनेंस मिनिस्टर का पद मिला। और उन्होंने बस एक ही लाइन में कहा, पीवी नरसिम्हा राव, कि हमें अभी पॉलिटिक्स नहीं, हमें उससे ऊपर होकर सोचना है। आप सही में सलाह दीजिए कि जिसके करने से देश की आर्थिक संकट दूर हो। मनमोहन सिंह ने कहा कि इसमें कोई डर नहीं है कि हम तो पहले ही बहुत सारे सलाह दे चुके थे, लेकिन लोग नहीं मानते थे। तो उनके कहने पर बहुत सारी ऐसी नीतियां था जो पहले की सरकार को भी कहे थे, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। लेकिन चूंकि वे खुद फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके थे और पॉलिटिकल सपोर्ट पीवी नरसिम्हा राव का था, लौह पुरुष के रूप में खड़ी थे, इसलिए बाद में दोनों व्यक्ति को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया का दर्जा भी दिया गया। और 1991 में, हमारे यहाँ जून 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी रखी गई, की नींव रखी गई, जिसमें उस समय के जो विपक्ष के नेता हुआ करते थे उनको भी सलाह लिया गया। उस समय के टॉप लेवल के जो इकोनॉमिक्स थे, सुब्रमण्यम स्वामी थे, अमर्त्य सेन थे, सुषमा चक्रवर्ती थे, सभी को साथ में रखकर आईजी पटेल साहब को भी रखा गया कि भाई आप भी सलाह दीजिए कि देश को बचाना है, देश आर्थिक संकट से गुजर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी हो, अरुण सूरी हो, अरुण जेटली हो, सबको साथ पे रखा गया। बहुत अच्छा पहल था कि ताकि विरोध कम हो पार्लियामेंट में और हमारी नीति पास हो जाए। और यही कारण था कि 25 साल क्रॉस कर गए, फिर भी नीति चल रही है, क्योंकि सरकार बदली, नीति नहीं बदला, काम करने का तरीका बदला, लेकिन आज भी नीति वही चल रही है। और अंततः जो है सबकी मंजूरी हुई और नई आर्थिक नीति, नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में पास किया गया। हालांकि मैं आगे बताऊंगा, जो लिबरलाइजेशन है वो 1966 से ही शुरू हो गया था। लिबरलाइजेशन जो है 1966 है, 1980 है, उसके पहले जो हमारे सरकार बनी थी चरण सिंह की और मोरारजी देसाई की, उसमें भी उन्होंने कुछ चेंज किया। 1990 में भी, 1985 में राजीव गांधी कुछ काम किए, फिर 1991 से आपका गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम मनमोहन सिंह किए, जो कि कंटिन्यू रहा। क्लियर? तो ये सारी हमारी बैकग्राउंड था। और आपको फिलहाल ब्रीफ में एक बार बता दें, ये बहुत बड़ा पीपीटी है, लंबा समय लगेगा, पेशेंस रख के सुनिएगा, तभी चीजों को सीख पाइएगा, नहीं तो फिर सुनना ये लेक्चर आपके लिए बेकार है। अगर चाहते हैं फायदेमंद हो तो पेशेंस रख के सुनिए। जितनी सारे नाम बता रहे हैं, देखिए एक जरा फिगर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कितने एक था, कितना सारा हो गया, जिससे आप सोचिए इतने सारे चैनल आए, देश में बड़े रोजगारी, क्योंकि देश में सबसे बड़ी समस्या उस समय था महंगाई और बेरोजगारी। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भाई जाहिर सी बात है कि हमारा महंगाई, लार्ज स्केल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट हमारा कमेगा। तो कितने सारे चैनल आए, है ना, जिससे भी रोजगार बढ़ा। सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे चैनल आए, बहुत सारे धारावाहिक बनाए गए समाज सुधार के नाम पर, तो महिलाओं की भागीदारी भी हमारे यहाँ बढ़ी, महिला भी कमाना शुरू की, जिससे परिवार की आर्थिक हालत सुधरी। हमारे यहाँ एक समस्या नहीं था, हमारे यहाँ सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों समस्या था। और 1991 में पॉलिसी आने के बाद सामाजिक सुधार बड़े पैमाने पर हुआ। जो माँ कल सीरियल देखती थी, वही सीरियल देख देख के अपनी बेटी को आपका स्कूल विश्वविद्यालय पहुंचा दी। इस तरह की बहुत सारी चीजें दिखाई गई थी, इस तरह, है ना। देखिए बसेस को मैंने बताया, ये सारी चीजें देख रहे हैं लग्जरियस 1991 के बाद से आया। और बहुत सारे विदेशी कंपनियां को भारत में आने का परमिशन दिया गया अपने पूरे तरीके से। मैं बैकग्राउंड एक एक लाइन करके बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोग को कुछ दिखलाना चाह रहा हूं, कुछ वैसे फिगर। देखिए ये है राजीव गांधी, आप पहचानते होंगे, चंद्रशेखर जी हैं, 1991 में प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव हैं, मनमोहन सिंह हैं, और ये आपका है जो मैं बता रहा हूं तो आईजी पटेल, 9th डायरेक्टर ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डायरेक्टर्स रहे हैं। और साथ ही साथ 1977 से 1982 तक जो है भारत के गवर्नर भी रहे हैं। इसके बाद शायद मनमोहन सिंह गवर्नर रहे थे। क्लियर है? इनको ऑफर किया गया था, लेकिन ये ऑफर तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन काफी सहायता की, ऐसा माना जाता है। उस समय के राष्ट्रपति जो है वेंकट रमन थे, और जो गवर्नर थे वो वेंकट रमन थे।
रामेश्वरम आर एस वेंकटरमन राष्ट्रपति भी थे, वेंकटरमन संजोग से नाम, इनका गवर्नर का भी नाम वेंकटरमन था। और यशवंत सिन्हा हैं जो पहले के यानी कि जब ये प्रधानमंत्री थे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जब ये प्रधानमंत्री हुए थे आपका फाइनेंस मिनिस्टर ये हुए। और डेट मीन्स की कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। उसके बाद हमारे के यहाँ इतने सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनकी भी जरा देख लें। ये आपका नेहरू जी हैं, गुलजार ललंदा। एक जीएस में क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो अक्सर लोग लाल बहादुर शास्त्री टिक लगाते हैं, लेकिन गुलजार ललंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद इंदिरा गांधी हैं, मोरारजी देसाई हैं, चरण सिंह हैं, राजीव गांधी हैं, बीपी सिंह हैं, चंद्रशेखर हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, अटल बिहारी। देखिए इसलिए दिखाना है, देखिए नरसिम्हा राव, सरकार बदली नीति नहीं बदला, देखेंगे पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, एचडी देवगौड़ा। फिर इनके बाद भी किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। फिर आई के गुजराल। फिर आपका जो है इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री बदलते रहे, लेकिन नीति नहीं बदला, क्योंकि नीति में जब बनाई गई थी तो सभी को साथ में रखा गया था। क्लियर है। अब चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि 1991 का जो हमारा पॉलिसी था वो था क्या। आइए, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो मुख्य रूप से बातें कही गई थी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज ए सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू ट्रैक द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड रिलेटेड सेक्टर टू प्रमोट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दोनों भाषा में तैयार किया गया है ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो, हालांकि थोड़ा सा दूर चला गया है, मैं हिंदी में बता देता हूं ताकि सभी लोग समझ पाए। देखिए 91 की नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य बाजार की ताकतों को सुविधा प्रदान करना था और दक्षता बढ़ाना था, यानी कि मार्केट में इफिशियंसी बढ़ाना था। यानी कि अब जो प्राइस तय होगा किसी वस्तु का, वो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होगा। पहले जो इकोनॉमी था क्लोज था, अब इकोनॉमी क्या किया, ओपन किया गया, यानी कि मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाया गया। सरकार ने इसे विभिन्न उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक, यानी कि जो इंडस्ट्री उसे कॉम्पिटिटिव बनाया, ताकि हमारा देश का प्रोडक्ट दूसरे देशों में बिके और दूसरे देश का सामान हमारे देश में बढ़े। हमारा ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना। क्लियर है। तीसरा, सरकार ने उद्योगों की विकास को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए, जैसे घरेलू फर्मों को क्षमता में सुधार करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के लिए सरकार प्रमोट दी। सरकार ने, आपका भारत सरकार ने दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी लाने पर परमिशन दी, यूज करने का परमिशन दिया, और कहा कि भाई सभी लोग आप जो है अच्छे से तकनीक का उपयोग करें ताकि आपका जो सामान है दूसरे कंट्री में बिकेगा। बहुत सारे जो टैक्स प्रणाली था उसमें सुधार किया गया। कस्टम ड्यूटी मतलब सीमा शुल्क है ना, जैसे हम अपने प्रोडक्ट को विदेशों में बेचते थे, उस पर जो टैक्स नीति है उसमें सुधार किया गया कि बाहर से सामान जो आएगा उसमें थोड़ा रियायत दिया, यहाँ से बाहर जो जाएगा उससे रियायत दी। उससे क्या हुआ, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा, हमारे का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो दूसरे कंट्री में बिकने की जरूरत था। भले ही हमारे यहाँ शुरुआती दौर में देखिए एक समय था हम लोग दूसरे कंट्री से चावल भी खरीदते थे, आज हम लोग जो है हेलीकॉप्टर तक दूसरे कंट्री को सप्लाई कर रहे हैं, और आने वाला कल में हम लोग मेट्रो ट्रेन भी दूसरे कंट्री को देंगे। पहले था कि हम लोग दूसरे कंट्री से खरीदते थे, अब ट्रेन का मेट्रो हो या इवन बुलेट ट्रेन की उम्मीद करते हैं कि जो कोचेज वगैरह है भारत में ही बनेगा, है ना। तो इस तरह की व्यवस्था की गई कि हम जो सामान विदेशों से मंगाते हैं उस, और हमारा जो देश है एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक मार्केट, बड़ा मार्केट है, तो जो विदेशी कंपनियां यहां अपना सामान बेचना चाहती है उसको अपना फैक्ट्री भारत में ही लगाने का परमिशन दिया। फैक्ट्री होगा भारत में, इन्वेस्टमेंट होगा विदेशों का, और नौकरी करेंगे यहाँ के लोग का। तो देखते हैं उस समय बड़े पैमाने पर जो अनएम्प्लॉयमेंट था, भले ही शुरुआती दौर में हमें मजदूर के रूप में काम मिला, लेकिन बाद में हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वही मजदूर के बच्चे पढ़ लिख कर जो है अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर बने। क्योंकि 1991 में एक सुधार नहीं हुआ, 1991 में जब सुधार होना शुरू हुआ तो हमारे का सोशल रिफॉर्म भी हुआ। इकोनॉमिक रिफॉर्म तो हुआ ही, देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है ना, सोशल रिफॉर्म होता है। जब आपके पास पैसा होते तो आपको खुद लगता सोशल हम हो, तो उसी तरीके से भारत में जो रहने वाले लोग थे उनकी आमदनी बढ़ी, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना लिखाना शुरू किया, और पहले सिर्फ स्कूल जो है गवर्नमेंट सेक्टर का होता था, अब स्कूल प्राइवेट सेक्टर का भी होना शुरू हुआ। क्योंकि विदेशों से जो लेकर आए अपने पेरेंट्स, अपने जो ग्रुप में लोग आए, वो बीवी बच्चों के साथ आए,
उनका भी प्रभाव हमारे समाज पे पड़ा। भले ही हम कहते हैं कि 1991 के बाद से हमारे कंट्री में वेस्टर्न इफेक्ट हुआ, नो डाउट हुआ, लेकिन हम भी अपना इफेक्ट उस पर छोड़ गए। आज हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं कि हम लोग अगर वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं तो क्या आपको लगता है कि वेस्टर्न में जाकर देखिए वो भी हमारे ड्रेस को अडॉप्ट करते हैं? वो तो कल्चरल इंप्रूवमेंट है, कल्चरल गेन है। जब दो देशों में आर्थिक संबंध अच्छा होता है, आर्थिक संबंध को बढ़ावा देता है, तो हमारा समाज भी उन चीजों को अपनाता ही है है कि नहीं? हम लोग देखेंगे कि 91 के पहले 10th तक जो लड़कियां होती थी कन्याएं बन के रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब देखिए लोग पढ़ना शुरू किए। 91 के बाद, 91 के पहले जो लोग हैं क्या करते थे? 91 के पहले जरा इतिहास देखिएगा। हाँ, लड़कियों को स्कूल में जाने देना नहीं चाहते थे। 91 तक देखिएगा समस्या हमारे का पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन समस्या आज भी है। लेकिन जैसे ही हमारे के यहाँ देख रहे हैं कि महिलाओं का साक्षरता दर हमारे यहाँ बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ तो रहा है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने का दर घट रहा है। तो 91 के बाद से हमारे के यहाँ एजुकेशन में भी सुधार हुआ। ठीक है कि सरकारी सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर हमारे का डिक्लाइन भी हुआ है, लेकिन चूंकि उस समय हमारे पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर्स ऑप्शन है। हमारा एक ओपन इकोनॉमी है, यहाँ के बच्चे विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं और अच्छे कर रहे हैं। इसमें कुछ कमियां भी रही है, लेकिन 91 के बाद से हमारा इकोनॉमी ओपन था। हम अपनी पढ़ाई दूसरे कंट्री में जाके कर सकते हैं और किए भी हैं, और हमने अपना अच्छा दिया है। बहुत सारी समस्या और भी देखने को मिला, लेकिन जो मुख्य समस्या था अनएम्प्लॉयमेंट का, वो समस्या को दूर। हाँ, पहले ज्यादातर काम सरकारी सेक्टर में होते थे, अब सरकारी सेक्टर में काम कम पड़ गया, अब प्राइवेट सेक्टर में काम बढ़ा। क्योंकि उसमें दोष सिर्फ सरकार का नहीं है। जब हमें मौका मिला था, हमें काम करने का मौका दिया गया था, तो हम अपनी फुल इफिशियंसी के साथ काम नहीं करते थे। इसलिए शायद सरकार को डिसीजन लेना पड़ा कि हम प्राइवेटाइज कर दें। बहुत सारे सेक्टर्स था, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, होटल सेक्टर हो, या बहुत सारे जो सरकारी इंडस्ट्री था, वो सब अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। आज भी देखिए बीएसएनएल जब तक था, एक सिर्फ अकेले बीएसएनएल था जो हमें टेलीफोन सर्विसेज दिया करती थी। अगर कभी गलती से खराब हो गया तो हमसे 200 रुपये एक्स्ट्रा मांगते थे, एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करते थे, तब हमारे घर आते थे, विजिट करते थे। आज बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां टेलीकॉम सर्विसेज हम लोग को दे रही है, दिक्कतें नहीं आती है। आज भी उन लोग देखिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो कहीं नहीं कहीं तो हमारी कमी थी, है ना? तो उस तरीके से हमारे का 1991 के बाद से जो पहले सिर्फ एक हमारे यहाँ जो टेलीफोन का चोंगा हुआ करता था, उसके बाद से मल्टीपल जो हाथ में मोबाइल देख रहे हैं, ये सब 1991 के पॉलिसी के बाद की से ही संभव आपका हो पाया है। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग और बात करते हैं कि हमारे यहाँ बेसिकली बैकग्राउंड क्या था। एक एक सेंटेंस को पढ़िए और इसको पढ़िएगा, मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। देखिए, वर्ष 91 में भारत के एक अभूतपूर्व वित्तीय संकट का सामना करते देखा गया था, जो कि मैंने डिस्कस किया। भुगतान संतुलन की एक बड़ी स्थिति के कारण संकट शुरू हो गया था। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स था, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रो इकोनॉमिक जब पढ़ाते हुए मैंने इसको डिस्कस किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है हम दूसरे कंट्री को सामान क्या हो रहे थे, ज्यादा ले रहे थे, लेकिन हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री सामान क्या हो रहा था, कम जा रहा था। और जिसके कारण इस संकट से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करने और आर्थिक नीति मूलभूत परिवर्तन करने और लागू करने के एक सुनहरे अवसर बदल दिया है। मतलब 1991 में जब नीति लागू किया गया तो बहुत सारे विदेशी कंपनियां आए, जिससे हमारे फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बढ़ोतरी हुई, और जो उससे हमारा वृद्धि हुआ, उससे हम लोग कर्ज चुकाने में क्या हुआ, काफी सक्षम भी हुए। क्लियर है? उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 एज ए मेजर स्टेप टुवर्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। भारत सरकार ने 1991 में आर्थिक सुधार की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में नई आर्थिक नीति पेश की। नीति को अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंधों को कम करने, ध्यान दीजिए कि जो हमारा इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन था उसको कम करने के लिए, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत की स्थिति को मजबूत करने, एक वर्ल्ड स्तर पर हमारा स्थिति मजबूत हो, इसके लिए उपाय कर लिया गया। इस तरह से डिजाइन किया गया था। नई आर्थिक नीति की औपचारिक शुरुआत वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था 1991 में। क्लियर? मैंने जो मैंने ऊपर बातें बताई है उसका एक ब्रीफ लेक्चर है।
The new economic policy of 1991 India focuses on the building on foreign exchange reserve, removing market restriction. बाजार में जो प्रतिबंध हुआ करता था, परमिट का कोटा को उसको हटा दिया गया, and increasing the exchange of goods, services, capital, human resources and technology worldwide. मतलब पूरे दुनिया से हमारे के यहाँ सामान आएगा, क्या क्या आएगा, तो गुड्स आएगा, सर्विसेज आएगा, पूंजी आएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज आएंगे और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी आएंगे। कुछ आएंगे और कुछ जाएंगे। जैसे हमारे का सरप्लस लेबर था तो दूसरे कंट्री में जाके काम करने का मौका मिला, दूसरे के यहाँ कैपिटल सरप्लस था, हमारे कंट्री में आया, तो कुछ आया कुछ गया, दोनों कंट्री को फायदा हुआ। दूसरे कंट्री को सस्ता लेबर मिल गया, हमें सस्ता पूंजी मिल गया, तो दोनों कंट्री को क्या हुआ, फायदा हुआ। व्यापार तभी होता है जब दोनों कंट्री को फायदा हो, दस इनकरेजिंग द इकोनॉमिक्स ग्रोथ। इस तरह से अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हुआ। क्लियर। एक लास्ट 2 पॉइंट और होगा, देखिए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी इज द ग्लोबल एक्सपोजर ऑफ इंडिया टू आउटर वर्ल्ड, विच वाज द मोस्ट यूनिक एंड इफेक्टिव स्टेप taken. New economic policy 1991 India brought economic liberalization to the country by opening the market for the private and foreign investor. 1991 में प्राइवेट सेक्टर को और विदेशियों के लिए मार्केट खोल दिया गया। मतलब प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर 51% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, पहले 49% तक ही था पहले, है ना। और हमारे क्या स्ट्रेटजिक सेल की परमिशन दी गई, हम आगे बताएंगे। जब सेल होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का 49% तक तो उसे मैनिटरी सेल कहते हैं, और जब 51% तक सेल होता है उसे हम लोग स्ट्रेटजिक सेल कहते हैं। उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फोकस ऑन रिमूविंग ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएटिंग द मोर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट विद एक्सपोजर टू द ग्लोबल मार्केट, है ना। देखिए है क्या कि मनमोहन सिंह का कहना था कि हमारे आर्थिक विकास में बहुत सारे छोटे छोटे जो कानून हैं उसको हटा दीजिए, और जो कहते गए, और पीवी नरसिम्हा राव ने एक सलाह के बाद सबको हटाया। क्योंकि मनमोहन सिंह जो भी कुछ कर रहे थे उसमें उनका भी एक टीम था जिसमें विपक्षी दल को साथ लेके चलने में उनकी क्षमता थी, और उन्हें लोग मानते भी थे, आज भी लोग उन्हें मानते हैं। भले देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मनमोहन सिंह जो है देश के मंझे हुए अर्थशास्त्रियों में से एक है, जिनकी बनाई गई नीति, जिनके बताए गए रास्ते पर आज की सरकार भी चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। आज की सरकार भी चल रही है क्योंकि उनकी नीति अच्छी थी। जब कोई नीति अच्छी हो तो सरकार कोई भी रहे, नीति चलते ही रहती है। मनमोहन सिंह ने नीति लागू की, नरसिम्हा राव ने नीति लागू की, और नरसिम्हा राव इस दुनिया में नहीं है, मनमोहन सिंह हैं। तो उनको बड़ी खुशी होती है कि भाई कम से कम जो पॉलिसी मैंने बनाया एज इकोनॉमिक्स, उस पॉलिसी को हमारे पूरे देश जो है तन मन से लागू कर रहे। हाँ, उसमें से अब जो नई सरकार आती है उसकी कुछ नीति अलग होती है, लेकिन आपका उसका स्टैंडर्ड आपका वही है। ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा मैं बैकग्राउंड मैंने बताया। मैं ब्रीफ में बता दूं कि क्या कारण था जब 1991 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी को 1991 में लागू करना पड़ा। तो देखिए, पहला कारण था कि द इंडस्ट्रियल सेक्टर पुअर परफॉर्मेंस। मैंने पहले बता दूंगा हूं कि भारत सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा जो भी आपका जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ओन्ड जो हमारा इंडस्ट्री था, जो एम्प्लॉय डिड नॉट फील नीड टू आइदर कॉम्पिटिटिव नॉर इफेक्टिव, उसमें जो काम करने वाले लोग थे वो कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं चाहते थे, कुछ एक्स्ट्रा सोच ही नहीं पाते थे, एकदम एक एफिशिएंसी उनकी बहुत कम हो गई थी, और इससे सरकार को काफी नुकसान होना पड़ रहा था। ठीक है। दूसरा कारण था हमारे यहाँ कि एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि पहले मैं डिस्कस कर दिया हूं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स था। तीसरा पॉइंट आपका बता दूं, राइज फिस्कल डिफिसिट, सरकारी घाटा लगातार बढ़ रही थी। जितनी सरकार की आमदनी थी उससे ज्यादा खर्च था, वो बस चलाना हो, होटल चलाना हो, या और भी सरकारी इंडस्ट्री चलाना हो, जिसके कारण सरकार को डिसीजन आपको लेना पड़ा। और उसके बाद आपका जो है गैलोपिंग इन्फ्लेशन हमारे यहाँ काफी तेजी से बढ़ रही थी, उसको कम करने के लिए भी सरकार को नई नीति अपनाना पड़ा। उसके बाद है जो गल्फ वार है, जैसे कि शुरू मैंने बताया था कि अमेरिका और उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन, मतलब जो इराक के राष्ट्रपति, उनों के बीच युद्ध चल रही थी। उसके कारण भी हमारे तेल काफी महंगी हुई थी। मतलब पहले अगर हम 50
डॉलर खरीदते मतलब पे कर रहे थे, तो अब जो है हमें सीधे $300 पे करना पड़ रहा था। इतनी सारे डिफरेंसेस था, जिसके कारण जो है हमें नई आर्थिक नीति को अपनाना पड़ा। ये मोटा मोटी था आपका एक बैकग्राउंड, मैंने बता दिया कि भाई नई आर्थिक नीति को क्यों अपनाना पड़ा, नई आर्थिक नीति क्या थी। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। नेक्स्ट क्लासेज में आपको बताऊंगा कि जैसे 3 चीज था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और 91 के पहले क्या था, लाइसेंसिंग था, परमिट था और कोटा था। तो पहले लाइसेंसिंग क्या था मैं बताऊंगा, परमिट क्या था मैं बताऊंगा, कोटा में क्या था मैं बताऊंगा, फिर लिबरलाइजेशन के बारे में बताऊंगा, और अभी आपको ये डिस्कस करके बताऊंगा कि 1996 से ही हमारे यहाँ सरकार लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपना रही है, और इस तरीके से देश ने एक नई नीति को अपनाई। मैं नेक्स्ट क्लासेज में वेट कीजिएगा, मैं मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।